Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse News Analysis. Today is 1st July 2023 and we are going to discuss important news and articles from the Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. Okay, now first article is After high drama, Biden drops his resignation plan. अब आप सभी को पता है कि यहाँ पे मणिपुर में क्या चल रहा है, क्राइसिस चल रहे हैं. तो इसी के चलते वहां के जो सीएम थे, चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने राजभवन में अपना रेजिग्नेशन लेटर दिया था. ओके, बट यहाँ पे जो विमेन्स थी उन्होंने इसका बहुत ज्यादा एक तरीके से अगेंस्ट में थे और उनका जो रेजिग्नेशन लेटर था उसको भी एक तरीके से फाड़ के पब्लिक में फेंक दिया. तो इसी के चलते यहाँ पे बहुत ज्यादा ड्रामा होता है, जिसके तहत जो मणिपुर के आप देखेंगे चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने यहाँ पर क्या किया है, अपना जो रेजिग्नेशन प्लान है उसको यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिया है, ड्रॉप आउट कर दिया है. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं. अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ. हमारा कल का क्वेश्चन था अ स्टेट इन इंडिया हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. हमें ये बताना था, यहाँ पर किसी ने भी इसका आंसर नहीं किया था, आप लोगों को इसका आंसर करना था. अब आप यहाँ पर आज इस क्वेश्चन को, पहले इस वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे और कमेंट सेक्शन में सभी को यहाँ पर आंसर करना है. ओके, यहाँ पे जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको नहीं पता तो यू कैन गूगल इट. आपके पास इंटरनेट इतना बड़ा सोर्स है, आप वहां से जानकारी ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं. तो आप यहाँ पे मेक श्योर करें कि आप कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट जितने भी हम क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर 1, 2, 3, आप उनका अच्छे से पार्टिसिपेट करके उनका आंसर यहाँ पर करें. ओके, तो हमारा क्वेश्चन का क्या था, अ स्टेट इन इंडिया हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. यहाँ पर आपके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं और उनको देखते हुए हमें ये बताना है कि कौन सा स्टेट है. ओके, तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट था इट्स नदर्न पार्ट इज एरिड एंड सेमी एरिड. फॉर एग्जाम्पल ये आपका कोई पर्टिकुलर स्टेट है, ठीक है, इसका जो नदर्न पार्ट है, आप नदर्न पार्ट ये वाला होगा, ये आपका ये नदर्न पार्ट होगा, ये आपका सदर्न पार्ट होगा, ये ईस्टर्न पार्ट होगा और ये वेस्टर्न पार्ट होगा और ये आपका सेंट्रल पार्ट हो गया. ओके, तो ये बोल रहे हैं कि ये जो आपका नदर्न पार्ट है वो कैसा है, एरिड है और सेमी एरिड है. ओके, हमने इससे एग्री किया. सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपकी, सेंट्रल पार्ट प्रोड्यूसेस कॉटन. आपका जो सेंट्रल पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर कॉटन का क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है. नेक्स्ट क्या है, कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप इज प्रीडोमिनेंट ओवर फूड क्रॉप. यहाँ पर जो कैश क्रॉप्स होती हैं इसका कल्टीवेशन ज्यादा किया जाता है इन कंपैरिजन टू फूड क्रॉप्स. तो ये सारे पॉइंट्स को देखते हुए, फीचर्स को देखते हुए आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेट है. तो आपका पहला आंसर है, ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा है गुजरात, थर्ड इज कर्नाटका, फोर्थ इज तमिलनाडु. ओके, तो आप सभी को देखिए, ध्यान से देखेंगे, आंध्र प्रदेश आपका कहाँ है, आपके सदर्न इंडिया में, तो यहाँ पर आपका कोई भी सेमी एरिड और एरिड रीजन नहीं आता है. कर्नाटक एंड तमिलनाडु की भी कंडीशन यही है. तो आप सभी का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी. ये तो आप देखते से ही बता सकते हैं कि जो कॉटन है उसका प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक इन तमिलनाडु रीजन में तो होता नहीं है. कॉटन के लिए तो ब्लैक सॉइल चाहिए, तो वो आपको कहाँ मिलती है, मेनली महाराष्ट्र एंड गुजरात साइड के एरिया जो होता है हमारा, वहां मिलती है. तो आपका राइट ऑप्शन क्या है इसमें से, ऑप्शन नंबर बी. ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ पे सभी ने आंसर किया होगा और सबको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आंसर करना है. तो आप देख सकते हैं, द रीजन कंसिस्ट ऑफ प्रीडोमिनेंटली एरिड टू सेमी एरिड रीजन ऑफ सौराष्ट्र एंड कच्छ इन नॉर्थ. आपने सौराष्ट्र वाला रीजन देखा, सौराष्ट्र जहां पे आपका बिपरजॉय आपका अभी साइक्लोन आया था, तो सौराष्ट्र और कच्छ रीजन में ही आया था. द रीजन साउथ ऑफ दैट काम्बे एंड सदर्न गुजरात मेक्स द नदर्न सेमी एरिड रीजन एंड द सदर्न ह्यूमिड रीजन सबमर्ज थ्रू दिस रीजन इटसेल्फ बीइंग अ ह्यूमिड टू सब ह्यूमिड. ओके, यहाँ पे मेनली क्या प्रोड्यूस किया जाता है, आपका टोबैको, कॉटन, ग्राउंड नट्स इन इंडिया. तो हमने यहाँ पर देखा मेनली जो कैश क्रॉप्स होती हैं, कैश क्रॉप जैसे कि टोबैको हो गया, कॉटन होगा, ग्राउंड नट्स हो गए, इनका यहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू फूड क्रॉप्स. आपका जो फूड क्रॉप्स है उनके कंपैरिजन में जो कैश क्रॉप्स है इसका प्रोडक्शन यहाँ पे ज्यादा किया जाता है. ओके, मेजर फूड क्रॉप्स क्या है यहाँ पे, राइस, व्हीट, ज्वार, बाजरा, मेज, तूर, ग्राम. गुजरात हैज एन एग्रीकल्चर इकोनॉमी, द टोटल क्रॉप एरिया अमाउंट टू मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल लैंड एरिया. ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. आज का हमारा क्वेश्चन है, सबको यहाँ पर कॉमेंट सेक्शन में क्वेश्चन का आंसर करना है. ओके, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. यहाँ पर आपके पास कुछ पेयर्स दिए गए हैं. ओके, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन कौन से पेयर आपके करेक्टली मैच्ड हैं.
एक तरीके से आपका ये मैच द कॉलम है। तो इसमें से कौन कौन से पेयर्स करेक्टली मैच्ड है, इसका यहाँ पे आपका कोड दिया गया है और इस कोड को देखते हुए आपको ये आंसर करना है। पहला है डंपा टाइगर रिजर्व, तो ये बताना है क्या ये मिजोरम में है। सेकेंड इज गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सिक्किम में है क्या। थर्ड इज सारामती पीक नागालैंड, तो इसमें से ये कौन से ये आपके पास 3 पेयर्स हैं और इन तीनों पेयर्स में से कौन सा आपका राइट है ये आपको बताना है, ठीक है। इसका आंसर मैं आप लोगों को कर दूंगी, बट उससे पहले आप लोगों को इसका आंसर कॉमेंट सेक्शन में करना है, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेडक्लिफ कमिटी वॉज अपॉइंटेड टू, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री, ओके। यहाँ पर रेडक्लिफ कमेटी के बारे में बताया गया कि रेडक्लिफ कमेटी किस लिए अपॉइंट की गई थी। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला है सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज इन इंडिया, क्या इंडिया में जो माइनॉरिटीज प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने के लिए रेडक्लिफ कमेटी को अपॉइंट किया गया था। सेकंड ऑप्शन इज गिव इफेक्ट टू इंडिपेंडेंस बिल, यहाँ पर जो इंडिपेंडेंस बिल था उसको इफेक्ट देने के लिए रेडक्लिफ कमेटी को अपॉइंट किया गया था, क्या ये आपका राइट ऑप्शन है। या फिर डिलिमिट द बाउंड्रीज बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान, क्या इस कमेटी को जो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री को डिलिमिट करने के लिए यहाँ पर अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट है इंक्वायरी इनटू द राइट्स ऑफ इन ईस्ट बंगाल, आपका जो ईस्ट बंगाल है वहां पर जो राइट्स चल रहे थे तो उसको इंक्वायरी करने के लिए क्या इस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, अपॉइंट किया गया था। अब इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन है आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में करेंगे, वीडियो क्लास में आपको इसका आंसर मिलेगा, ओके। चलिए मूव करते हैं आगे। अब आप सभी को पता है एडिटोरियल सेक्शन में आप देखेंगे यहाँ पर हमने कल एक न्यूज डिस्कस करी थी कि तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं उन्होंने क्या किया, एक जो मिनिस्टर थे आपके उनके ऊपर कुछ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस चल रहे थे, ये सारी चीजें, तो उनको वहां पर डिसमिस कर दिया। क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब यहाँ पर किस पर क्वेश्चन आता है, गवर्नर की पावर पर क्वेश्चन आता है। किसमें, क्या गवर्नर के पास ये पावर है कि वो किसी भी मिनिस्टर को डिसमिस कर सकते हैं विदाउट एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ओके। अब देखिए गवर्नर की अगर हम पावर देखते हैं तो यहाँ पर आपके पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं और कुछ आपकी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स होती हैं। डिस्क्रिशनरी पावर्स क्या होती हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो डिस्क्रिशनरी पावर्स वो पावर्स होती हैं जिस पर आप मतलब कि अपने डिस्क्रिशन से, मतलब किसी की एडवाइस के बिना ही आप क्या करते हैं वहां पर आप कोई एक्शन ले रहे हैं, तो वो आपका क्या आता है, डिस्क्रिशन पावर होगी, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर वो पावर होती है जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज मेंशन है, तो उस बेसिस पर हम क्या कर रहे हैं, कोई भी एक्शन ले रहे हैं, ओके। तो आपको यहाँ पर इतना तो क्लियर हुआ। अब एक्चुअली यहाँ पर ये जो मूव हुआ है तो देखिए द गवर्नर्स मूव इज डेंजरस अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यहाँ पे ये जो गवर्नर का मूव है वो कैसा है, डेंजरस है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों है, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है। कंफ्यूजन कैसे हुआ, आज के टाइम पर अगर हम देखते हैं हमारा जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल है आपका 164, आर्टिकल 164 को अगर हम रीड करते हैं तो वो क्या कहता है कि द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर विदाउट एनी एडवाइस फ्रॉम एनीवन। यहाँ पर आर्टिकल 164 ये क्लियरली मेंशन करता है कि गवर्नर क्या करेंगे, आपके गवर्नर जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उनको अपॉइंट करेंगे विदाउट एनी एडवाइस फ्रॉम एनीवन। अगर गवर्नर चाहें तो आज वो मुझे अपॉइंट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे तमिलनाडु में हूँ, ठीक है। अगर गवर्नर चाहते हैं कि मुझे सीएम बनना है तो वो मुझे एज अ सीएम अपॉइंट कर सकते हैं, हाँ, बट उसके बाद मुझे अपनी यहाँ पर जो फ्लोर टेस्ट होता है उसमें अपनी मेजोरिटी को प्रूव करना होगा। बट गवर्नर के पास ये डिस्क्रिशन है, ये आपका डिस्क्रिशनरी पावर में आता है कि गवर्नर क्या कर सकते हैं, किसी भी सीएम को, मतलब किसी भी पर्सन को एज अ सीएम अपॉइंट कर सकते हैं। उसके बाद फिर भले उन्हें फ्लोर टेस्ट करवा के उनकी जो मेजोरिटी है उसे प्रूव करना होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, इसी आर्टिकल में आप आगे बढ़ेंगे तो ये कहता है कि फिर गवर्नर क्या करते हैं, जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं, अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं, बट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। जब यहाँ पर चीफ मिनिस्टर क्या करते हैं, अपनी एक लिस्ट बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं कि ये मिनिस्टर होंगे, ये जो मिनिस्ट्री है इसको ये संभालेंगे, ये सारी, तो उनको अपॉइंट करने का काम फिर होता है किसका, गवर्नर का। तो यहाँ पर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनको अपॉइंट करने के लिए सीएम यहाँ पर क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं। इतना क्लियर हुआ आपको, ओके। तो आप यहाँ पर देखेंगे, आप इस आर्टिकल को अच्छे से रीड करेंगे। अंडर आर्टिकल 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर विदाउट एनी एडवाइस फ्रॉम एनीवन, बट ही अपॉइंट्स द इंडिविजुअल मिनिस्टर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। जब ये किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं तो किसकी एडवाइस पर करते हैं, चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर। इतना आपको क्लियर हुआ, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये होता है, हम बात करते हैं, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है।
हमारा जो आप सभी को पता है कि हाँ, बहुत सारा इंडिया के जो प्रोविजंस हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं, वो कहाँ किससे लिए गए हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में एक सेक्शन है, सेक्शन 51 क्लॉज 1। ओके, ये क्या कहता है कि द गवर्नर्स मिनिस्टर शैल बी चूजन एंड समन्ड बाय हिम एंड शैल बी शोन एज अ मेंबर ऑफ द काउंसिल एंड शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर। ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का प्रोविजन है, सेक्शन ये कहता है कि गवर्नर क्या कर सकते हैं, किसी भी मिनिस्टर को वो चूज कर सकते हैं, उनको समन कर सकते हैं और उसे काउंसिल का मेंबर्स यहाँ पे अपॉइंट कर सकते हैं जब तक गवर्नर की यहाँ पर मर्जी होगी। अगर गवर्नर नहीं चाहते, उसके बाद यहाँ पे सेक्शन 51 फिर से कहता है द फंक्शन ऑफ सबसेक्शन 5 ऑफ द सेक्शन 51 सेज द function of the governor under this section with respect to choosing and summoning and the dismissal of the minister with respect to the determination of their salary shall be exercised by him in his discretion। तो यहाँ पर सेकंड जो आपका देखिए सेक्शन 51, इसके यहाँ पे पॉइंट्स है, सब सेक्शन है। तो पहला जो सब सेक्शन है वो ये कहता है कि यहाँ पर जो गवर्नर है किसी भी पर्सन को एज अ मिनिस्टर वो चूज कर सकते हैं, समन कर सकते हैं। इसी का सब सेक्शन जो 5 है वो ये कहता है कि जो गवर्नर का ये फंक्शन यहाँ पर आ जाता है कि किस पर्सन को यहाँ पर डिसमिस करना है, किसको समन करना है, उनकी सैलरी कितनी है, जितने भी यहाँ पे मिनिस्टर से रिलेटेड चीजें होती हैं, तो वो सारे काम कौन करेगा? आपका गवर्नर करेंगे उनकी डिस्क्रिप्शन से। बट यहाँ पर अब क्या है, हम एक इंडिपेंडेंट इंडिया है, यहाँ पर हमने बहुत उस टाइम पर इस चीज की जरूरत थी क्योंकि गवर्नर ही सारे काम करते थे, है ना। गवर्नर एक तरीके से जो आपका मोनार्की थी, ब्रिटिश का जो गवर्नमेंट था, इसलिए वहां पर उनको गवर्नर को अपॉइंट किया जाता था। बट आज के टाइम पे जो प्रेजेंट इंडिया है हमारा, वहां पर गवर्नर का जो रोल है वो पूरी तरीके से क्या है, आपका अलग है। तो यहाँ पर गवर्नर इस चीज से यहाँ पे क्या कर सकते, कन्फ्लिक्ट मतलब कि कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर सकते। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन है, इवन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्होंने यहाँ पर ये जो वर्ड्स है चूजन, डिसमिशल एंड डिस्क्रिशन, इसको पूरी तरीके से यहाँ पर हटाया है। आप देखेंगे व्हेन आर्टिकल हम 164 को रीड करते हैं तो उसमें से जो डिसमिसल है, डिस्क्रिशन है और चूजन है, इन वर्ड्स को पूरी तरीके से यहाँ पे हटाया गया है। आप देख सकते हैं इट वॉज अ सिग्निफिकेंट ओमिशन विच मेक्स इज एविडेंटली क्लियर द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट कन्फर एनी डिस्क्रिशन ऑन द गवर्नर टू ईदर चूज टू डिसमिस एनी इंडिविजुअल मिनिस्टर। तो यहाँ पर गवर्नर का जो डिस्क्रिशन है उसको पूरी तरीके से कन्फर किया है। ये कहते हो कि ना तो मिनिस्टर किसी भी इंडिविजुअल को चूज कर सकते हैं, ना ही डिसमिस कर सकते हैं ऑन हिज डिस्क्रिशन, मतलब अपनी मर्जी से गवर्नर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जब उन्हें चीफ मिनिस्टर एडवाइस करेंगे उसके बाद ही वो क्या कर सकते हैं, किसी पर्सन को एज अ मिनिस्टर समन कर सकते हैं और या तो डिसमिस कर सकते हैं। ओके, बट ये अभी जो मूव लिया गया है उसमें यहाँ पर विदाउट किसी की एडवाइस से यहाँ पर ये पूरा मूव हुआ है और उन्हें डिसमिस किया गया है। अब देखिए हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं कि कई बार सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में भी ये कहा गया है। आप पहला केस देख सकते हैं, शमशेर सिंह एंड अनर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1974 का, ये 7 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, जिसमें यहाँ पर क्या कहा है हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, वी डिक्लेयर द लॉ ऑफ दिस बेंच ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू बी दैट द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर कस्टोडियन ऑफ ऑल एग्जीक्यूटिव एंड अदर पावर अंडर वेरियस आर्टिकल्स। यहाँ पर गवर्नर और जो प्रेसिडेंट हैं वो हमारे जो एग्जीक्यूटिव हैं और अदर वेरियस आर्टिकल्स पावर्स है उसके वो कस्टोडियन है। बाय वर्च्यू ऑफ दीज प्रोविजंस एक्सरसाइज देयर फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स। ये क्या करते हैं इन वर्च्यू से, मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे उनको पावर्स दी गई हैं, ठीक है। वो कस्टोडियन हेड है हमारे एग्जीक्यूटिव और अदर पावर्स के, बट वो यहाँ पर वो सारे काम, वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं वो कब एक्सरसाइज कर सकते हैं, इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ देयर मिनिस्टर सेव इन अ फ्यू वेल नोन एक्सेप्शनल सिचुएशन। यहाँ पे कुछ ही एक्सेप्शनल सिचुएशंस है जहां पर हम उनके जो मिनिस्टर्स हैं उनसे एडवाइस नहीं लेते हैं, बट और दी अदर सिचुएशन में उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, किसको, प्रेसिडेंट और गवर्नर को, अपने जो उनके मिनिस्टर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनसे क्या करनी होगी, एडवाइस लेनी होगी। उसके बाद ही वो क्या कर सकते हैं, अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। ओके, सेकेंड आपका केस आता है नवाम रेबिया वर्सेस डिप्टी स्पीकर। ये कॉन्स्टिट्यूशनल 5 जजेस की बेंचेस थी। यहाँ पर क्या हुआ था आप देखेंगे, आर्टिकल 163 क्लॉज 1 को रीड किया जाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर आर लिमिटेड टू द पोस्टुलेट। यहाँ पर जो गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर है वो क्या है, उसको लिमिट करके रखा गया, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल में जो ये गवर्नर के थ्रू ये मूव लिया गया है वो कैसा है, आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनली रॉन्ग है। ओके, हमें यहाँ पर अब देखिए क्योंकि जो गवर्नर का इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठ रहा है और ये कंटिन्यूसली आपका न्यूज में बना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि हम क्या कर सकते हैं। तो हम इसकी जो बॉडी है
ये जो गवर्नर की जो पोजीशन है, इस पर जो इसकी क्वालिफिकेशन है उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, उनमें रिफॉर्म कर सकते हैं। जो उनका मतलब कि एक तरीके से अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उसमें चेंजेस किया जा सकता है। इनका जो डिसमिसल वाला जो प्रोसेस है उसमें कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, रिफॉर्म किए जा सकते हैं। तो हम रिफॉर्म कर सकते हैं इसको। मतलब ये कई बार क्वेश्चन ये हो जाता है कि हम क्या कर सकते हैं, ये जो गवर्नर की पोजीशन है इसको पूरी तरीके से हटा दें, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बट हम किसी भी पोजीशन को ऐसे हटा नहीं सकते, हम उसमें क्या कर सकते हैं, रिफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा ये आर्टिकल। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है अ न्यू चैप्टर इन इंडिया अफ्रीका टाइज कैन बी रिटन। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन उठ रहा है कि मतलब कि अफ्रीका आज के टाइम पर अगर देखेंगे तो वर्ल्ड की मतलब कि नियरली 17% है पॉपुलेशन, और आते आते 2050 तक वर्ल्ड की 25% जो पॉपुलेशन होगी वो कहाँ होगी, आपकी अफ्रीका की होगी। तो यहाँ पर अगर इंडिया को साउथ आपका जो सदर्न साउथ है, अगर उसका लीडर बनना है तो उसके लिए यहाँ पर अफ्रीका का है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है ना। अगर आपको साउथ जो रीजन है आपका, वहां पर अगर आपको क्या बनना है, सदर्न साउथ जो आपका जाता है, यहाँ पर अगर उसको लीडर बनना है तो इसलिए यहाँ पर इंडिया को क्या करना होगा, अफ्रीका पर बहुत ज्यादा फोकस करना होगा। अब यहाँ पे कुछ आपका एक रोड मैप आया है, हमारी यहाँ पे वेरियस मीटिंग्स भी हो रही है, जैसे कि हम ये कहा जा सकता है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, है ना, अफ्रीका के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि चाइना को अगर आप देखेंगे, चाइना 2000 से ही सिंस 2000 से ही उसने अपनी जो अफ्रीका के लिए अपनी जो पॉलिसी उसको रोबस्ट करके रखा है, बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट है। आप यहाँ पर देखेंगे वहाँ पे वेरियस अफ्रीका की बिगेस्ट इकोनॉमिक, हम यहाँ पे वर्चुअली ये कहते हैं कि चाइना अफ्रीका का बिगेस्ट इकोनॉमिक पार्टनर आज के टाइम पर बन चुका है। यहाँ पर एक रिपोर्ट भी आई है आपकी VIF की एक रिपोर्ट है, उसमें ये कहा गया है कि चाइना को ऐसा कैसे पोर्ट्रेट किया गया है, द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर एंड द रिसोर्स प्रोवाइडर एंड द फाइनेंसियर। तो मतलब यहाँ पर चाइना क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है अफ्रीका में, और रिसोर्स प्रोवाइडर और एज अ फाइनेंसियर सामने आ रहा है। तो इंडिया को भी क्या करना होगा, इन द टर्म ऑफ, यहाँ पर हम मनी की टर्म में कह सकते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट की टर्म में कह सकते हैं, हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा अब क्या करना होगा, ध्यान देने की जरूरत है। अब आपका एक रोड मैप आया है, सेंट्रल पार्ट यहाँ पर जो हमारा है कि हमारा एक रोड मैप प्रिपेयर किया गया। इस रोड मैप 2030 को, इसमें आपके 4 पॉइंट्स हैं जहां पर हमें क्या करना है, इंडिया अफ्रीका के जो पार्टनरशिप है उनको डीप करने की बात की गई। पहला क्या है आपका, पहला स्फीयर है पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक कॉपरेशन। पहला पॉइंट क्या आ जाता है, डिप्लोमेटिक कॉपरेशन, जिसमें हम ये कर सकते हैं कि वेरियस यहाँ पे इंडिया अफ्रीका की जो फॉरेन समिट्स होती हैं उसको मेडिएट किया जा सकता है। यहाँ पर हम बात कर सकते हैं G20, है ना, उसमें हम अफ्रीका की जो मेंबरशिप है उसको और ज्यादा कंसेंसस प्रोवाइड कर सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, जो अफ्रीकन यूनियन है आपका उसको एज अ मेंबर बनाए G20 के, उसमें फुल मेंबर्स के रूप में तैयार कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक कॉपरेशन के साथ हमारा अफ्रीका के साथ जो रिलेशन उसको इंप्रूव किया जा सकता है, मतलब आगे उसको और ज्यादा डीप किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन। तो द गवर्नमेंट नीड्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डिफेंस अटैचेस डिप्लॉयड इन अफ्रीका, एक्सपेंड डायलॉग्स ऑन डिफेंस इश्यूज। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंडिया और अफ्रीका यहाँ पर ये कर सकते हैं कि हमारे जो डिफेंस अफ्रीका में डिप्लॉयड है उनको और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। जितने भी डिफेंस इश्यूज हैं यहाँ पे डायलॉग्स किए जा सकते हैं। जो हमारा फुटप्रिंट है, मैरीटाइम कोलिब्रेशन है आपका, जो हमारी लाइंस हैं, लाइन ऑफ क्रेडिट्स हैं, फैसिलिटी डिफेंस एक्सपोर्ट है, उसको और ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकते हैं, जिससे हम यहाँ पर जो काउंटर टेररिज्म है, साइबर सिक्योरिटी है और भी जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है ये प्रोवाइड करके यहाँ पर हमारा जो रिलेशन है डिफेंस सेक्टर में उसको भी इंप्रूव किया जा सकता है। थर्ड आपका क्या जाता है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ रिकमेंडेशंस रिलेटेड टू इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट कॉपरेशन। यहाँ पर हम बहुत ज्यादा रिकमेंडेशंस दे सकते हैं कि इकोनॉमिक, हम किस तरीके से यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। आप यहाँ पर बात करेंगे इंडिया और अफ्रीका का जो ट्रेड है यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 22 एंड 23 में कितना पहुंच गया है, 98 बिलियन डॉलर को टच करने वाला है, ठीक है। और इस फिगर को हम और ज्यादा क्या कर सकते हैं, एक्सीड कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग अ अफ्रीका ग्रोथ फंड। यहाँ पर हम अफ्रीका ग्रोथ फंड को क्रिएट करके, इंश्योर करके यहाँ पर जो हमारा ये ट्रेड है इसको और ज्यादा इनहेंस और ज्यादा एक्सपेंड किया जा सकता है। ओके, फोर्थ हमारा फैक्टर आ जाता है क्या, सोशियो कल्चर कॉपरेशन शुड बी इंक्रीज थ्रू द ग्रेटर इंटरेक्शन बिटवीन यूनिवर्सिटीज, थिंक टैंक, सिविल सोसाइटी, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया एंड सेलेक्ट अफ्रीकन कंट्रीज। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं,
हमारा जो सोशियो कल्चरल कॉपरेशन है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जा सकता है। किसके थ्रू? हम यहाँ पे इंटरेक्शन कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ के बीच में, वहाँ अफ्रीकन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंडिया में अच्छी मतलब कि हम जो फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे स्कॉलरशिप प्रोग्राम ला सकते हैं, ठीक है। और जो थिंक टैंक पॉलिसी है, सिविल सोसाइटी के थ्रू आपका जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, यहाँ पे जो उनको क्या कर सकते हैं, हायर एजुकेशन में उनको लिबरलाइज कर सकते हैं। वीज़ा के जो मेजर्स है उस जो अफ्रीकन स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर लिबरलाइजेशन प्रोवाइड करके हम यहाँ पे जो हमारा सोशियो कल्चर कॉपरेशन है उससे भी क्या कर सकते हैं, डीप कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपका रोड मैप है 2030 तक, जिसके थ्रू हम क्या रिकमेंड कर रहे हैं कि हमारे जो इंडिया और अफ्रीका के टाइज हैं उसको और ज़्यादा डीप किया जाएगा। अगर हमें साउथ का यहाँ पर लीडर बनना है तो उसके लिए हमें अफ्रीका पर फोकस करना होगा। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा ये आर्टिकल। नेक्स्ट मूव करते हैं। आप यहाँ पे अफ्रीका की लोकेशन देख सकते हैं, ये आपका इंडिया आ जाता है, ठीक है, और ये इंडियन ओशन है और ये है आपका अफ्रीका। तो अफ्रीका हमारे लिए बहुत, ये जो अफ्रीका कंटिनेंट है बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज इन टॉक विद पुतिन, मोदी कॉल्स फॉर डायलॉग एंड डिप्लोमेसी टू एंड वॉर इन यूक्रेन। अब आप सभी को पता है हाल ही फिलहाल में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो कहाँ गए थे, यूएस की विजिट में गए थे। अब उसके बाद यहाँ पर यूएस की विजिट में गए, उसके बाद फिर यहाँ पे इजिप्ट की विजिट में गए थे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ है कि अभी कल ही फ्राइडे की बात है, ये फ्राइडे वहाँ पे उन्होंने जो आपके जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने किससे यहाँ पे ग्रीटिंग करी, बातचीत हुई है हमारे रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन जी के साथ यहाँ पे बातचीत हुई है, जिसमें यहाँ पे वेरियस कॉपरेशन की बात की कि आपकी जो अभी एससीओ की समिट 4 जुलाई को आप देखेंगे, 4 जुलाई को वर्चुअली यहाँ पर एससीओ की समिट होने वाली है। उसके बाद वेरियस यहाँ पे G20 की समिट होने वाली है और आप यहाँ पर देखेंगे ब्रिक्स की भी यहाँ पे समिट होने वाली है। तो यहाँ पर अभी ये बात की जा रही है कि हमें क्या करना है। अब ये वेरियस जो आपके डायलॉग्स है उस पर बातचीत की गई है और यहाँ पे ये कहा गया कि हमें अब ये जो वॉर है उसको खत्म करना होगा थ्रू डायलॉग्स एंड डिप्लोमेसी। तो हम ये कैसे करेंगे ये आगे हम देखा जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब यहाँ पर आपके देखिए संघाई कॉपरेशन की क्या होने वाली, 4 जुलाई को मीटिंग होने वाली है, तो इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। ये क्या है आपका, एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये कब क्रिएट होता था, 2001 में हुआ था। द एससीओ चार्टर वाज साइन इन 2002 एंड इट इनटू फोर्स इन 2003, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, स्ट्रेंथनिंग द म्यूचुअल ट्रस्ट एंड नेबरलेंस अमंग द मेंबर स्टेट। यहाँ पर जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके बीच में एक म्यूचुअल ट्रस्ट क्रिएट करना, पॉलिटिक्स में, ट्रेड में, इकोनॉमी में, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, इन सारे फैक्टर्स में हमें प्रमोट करना है। जो एजुकेशन है, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन सारे सेक्टर्स में जो हमारे टाइज हैं उनको इनहेंस करने। आपके मेंबर्स कौन कौन से हैं, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान। ईरान अब इसको फुल मेंबरशिप नहीं मिली है बट अब इसको फुल मेंबरशिप भी मिल जाएगी। ओके, तो दीज आर दी 9 स्टेट विच आर द पार्ट ऑफ द एससीओ। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब आपका नेक्स्ट आर्टिकल है सेंटर इनवाइट्स आइडियाज फ्रॉम पब्लिक टू कर्ब टोमेटो प्राइसेस। अब यहाँ पे सेंटर ने क्या कहा है, जो पब्लिक है उनसे ये डिमांड की, एक तरीके से ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हम किस तरीके से टोमेटोज हैं आपके, उसके प्राइस को हम कर्ब कर सकते हैं। अब देखिए जो हमारा फूड है, इन्फ्लेशन होता क्यों है, हम अगर इन्फ्लेशन की बात करते हैं वो होता क्यों है, यहाँ पर क्या होता है आपका डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप होता है। जब डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप होता है तो यहाँ पर आपका क्या होता है, इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। और हम ऐसा कह सकते हैं जब आपकी इकोनॉमी में यहाँ पर ग्रोथ होती है तब भी आपका क्या होता है, इन्फ्लेशन यहाँ पर होता है। बट अभी के टाइम पर आप देख रहे होंगे जो आपके फूड प्रोडक्ट्स हैं उस पर कितना ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रहा है, कितनी ज़्यादा महंगाई हो रही है, प्राइजेस यहाँ पर इतना ज़्यादा हाइक कर रहे हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो आपके फूड आइटम्स होते हैं, जैसे कि एक टमाटो का एक सीजन होता है, अनियन का एक सीजन होता है कि उस टाइम पर वो बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। ओके, फिर जब उसकी सप्लाई यहाँ पर कम होने लगती है बट डिमांड तो उतनी ही है, और जब सप्लाई कम हो रही है डिमांड उतनी ही है तो इससे क्या होता है, प्राइस में इंक्रीज होता है। प्राइस इंक्रीज हुआ तो मतलब इन्फ्लेशन हुआ। अब इसी के चलते यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, टीचर्स हैं, उनसे ये कहा गया है प्रोफेशनल्स को कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसमें, टोमेटो ग्रैंड चैलेंज हैकेथॉन। तो यहाँ पे टमाटो का ये एक जो मतलब प्राइस सर्ज हुआ है तो इसको हम कैसे डिसेबल, मतलब कि एक तरीके से हम स्टेबल कर सकते हैं कि इस पर जो कंज्यूमर्स हैं उन पर भी ज़्यादा इफेक्ट ना हो और आपका जो फार्मर्स हैं, जो इसको यहाँ पर आपके जो फार्मर्स हैं उन पर भी ज़्यादा इफेक्ट ना हो। तो इसके चलते यहाँ पर इन्वाइट किया गया कि आप क्या क्या आइडियाज़ यहाँ पर दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज सेंटर टू इशू नॉर्म्स अगेंस्ट डार्क पैटर्न्स इन ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट। अब ये डार्क पैटर्न क्या होता है इसके बारे में हम पहले समझते हैं, ठीक है। डार्क पैटर्न की अगर हम बात करते हैं, ये एक साइबर टूल होता है। डार्क पैटर्न क्या है आपका, इज अ साइबर टूल
जिसके थ्रू यहाँ पर विच मिसलीड द यूजर्स डिसीजन अगेंस्ट दैम। यहाँ पर हम कुछ ऐसे मतलब कि टूल्स को लेकर आते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो हमारे यूजर्स होते हैं उनके डिसीजन के अगेंस्ट में हम उनकी जो प्राइवेसी है, मतलब उनका जो डेटा उसको हम यहाँ पर ले लेते हैं। जो कंपनीज होती हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं, उनका जो डेटा होता है उसको ले लेते हैं और जो आपके मतलब कि यूजर्स होते हैं उनको मिसलीड किया जाता है। कैसे मिसलीड किया जाता है? जैसे कि आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर कोई भी आपने गूगल में गया, आप कुछ सर्च करते हैं, आपने किसी भी वेबसाइट पर लिंक किया। जब आप लिंक करते हैं तो आपको थोड़ी 10 या 15 सेकंड बाद आपको एक पॉपअप मैसेज आता है जिसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, है ना। बट वो टर्म्स एंड कंडीशन इतनी ज़्यादा इनकॉम्प्रिहेंसिबल होती हैं, उसकी जो लैंग्वेज होती है इतनी ज़्यादा वेग होती है और बहुत ज़्यादा बड़ा होता है कि हम उसको अच्छे से रीड नहीं करते हैं और क्या करते हैं, उसकी जो टर्म एंड कंडीशंस होती है उस पर एग्री कर देते हैं कई बार, है ना। क्योंकि जब तक हम उस पर एग्री नहीं करते हम वेबसाइट को क्या करते हैं, उसको एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो हम बिना पढ़े ही क्या करते हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं उस पर एग्री कर देते हैं। अब उस टर्म एंड कंडीशन को हमने पढ़ा नहीं, हमने उसको पूरी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव नहीं किया, तो इससे क्या होता है, हम उस पर एक तरीके से ट्रैप हो जाते हैं, है ना। और उनकी जो भी पॉलिसीज होती हैं और जब हम उस पर एंटर करते हैं तो इसी तरीके से जो हमारा पूरा डेटा होता है, जो भी हम वहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उसको एक तरीके से क्या किया जाता है, चोरी कर लिया जाता है। मतलब चोरी ही हुई ना, एक तरीके से हमें क्या किया जाता है, मिसलीड किया जाता है। तो सेंटर ने क्या है यहाँ पे इश्यूज नॉर्म किए हैं अगेंस्ट डार्क पैटर्न्स इन ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पर आपने देखा होगा जैसे कि आप इंस्टाग्राम का यूज कर रहे हैं, फेसबुक का यूज कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि हम किसी भी ऐप में आपने कोई ऐप ओपन किया तो उसमें आपकी इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है कि आप इसमें अपना जीमेल दीजिए, आपका बर्थ एड्रेस दीजिए, आपकी लोकेशन यहाँ पे प्रोवाइड करिए। तो ये सारी चीज़ों के थ्रू क्या किया जाता है, इसकी जरूरत भी नहीं होती, बस स्टिल इसकी यहाँ पर वो क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। इसके थ्रू अपना वो पूरा डेटा यहाँ पर क्या होता है, हमारी प्राइवेसी का सबसे बड़ा कंसर्न आता है। तो इसी के चलते यहाँ पे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, आपके कुछ इश्यूज नॉर्म किए हैं जिससे कि हम क्या कर सकें, इसको यहाँ पर कंट्रोल कर सकें। तो देखिए, द यूनियन कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री हैड अर्ज कंज्यूमर टू फ्लैग सच मैनिपुलेटिव ऑनलाइन प्रैक्टिस ऑन द नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। अगर आप किसी भी इस तरीके की प्रैक्टिस के सामने में आते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जो हमारा नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर है 1915, इस पर क्या कर सकते हैं, अपनी कंप्लेन को दर्ज कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये आपका व्हाट्सएप मैसेज है जिसमें आप अपनी कंप्लेन यहाँ पर कर सकते हैं, जिससे कि आप डार्क पैटर्न से यहाँ पर क्या करें, बच सकें। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज मे कोर सेक्टर ग्रोथ पेस ब्रेक्स टू 4.3% फ्रॉम 19.3%। ठीक है, हमारा जो कोर सेक्टर है उसकी जो ग्रोथ है उसमें थोड़ी हमें क्या देखने को मिल रहा है, ब्रेक्स देखने को मिल रहा है, मतलब कि कमी दिखाई दे रही है। आप यहाँ पर 2022 का डेटा देखेंगे, अप्रैल और मई का आप ये पूरा डेटा देखेंगे तो हमारी जो ग्रोथ थी कितनी थी, 19.3% थी। और R23 का आप डेटा देखेंगे तो अभी हमारी जो ग्रोथ है वो कितनी, 4.3% है। तो इसमें हमें थोड़ा सा क्या देखने को मिल रहा है, हमारा कोर सेक्टर में थोड़ा ही कंसर्न दिख रहा है। कंसर्न क्यों है, कॉज फॉर कंसर्न क्या है, कोर सेक्टर ग्रोथ मोमेंटम स्लोड टू अ सिंगल डिजिट इन मे फ्रॉम डबल डिजिट अ ईयर अर्लियर। तो हमारी जो ग्रोथ रेट है डबल डिजिट से देखो कहां पर आ गई, सिंगल डिजिट में आ गई है। क्यों आई है, प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्टेड 0.3% ईच। यहाँ पर जो नेचुरल गैस है आपकी और इलेक्ट्रिसिटी है उसका जो प्रोडक्शन हुआ है, मतलब नेचुरल गैस के थ्रू यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है वो क्या हुआ, कम हुआ है। जो कोल का आउटपुट है उसे भी इसमें हमें कमी देखने को मिली है। हमारा पहले आउटपुट कोल का 33.5% हो जाता, अब 7.2% हो रहा है। तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, हमारा जो कोर सेक्टर उसमें कमी देखने को मिल रही है। अब कोर सेक्टर कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो आप देखेंगे आपकी जो कोर सेक्टर्स इंडस्ट्रीज हैं, हम बात करते हैं किसकी, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स की होती है, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर्स। तो इनमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा ब्रेक देखने को मिल रहा है। कोर सेक्टर इनको क्यों कहते हैं, कोर सेक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारी जो है एक तरीके से आपका बेस है। इस अगर हम बात करते हैं किसकी, सीमेंट इंडस्ट्री की, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसकी, स्टील की, अगर आपकी स्टील की डिमांड ज्यादा बढ़ रही है तो स्टील की डिमांड बढ़ रही है, अगर सीमेंट की डिमांड यहाँ पर ज्यादा बढ़ रही है, हम एग्जांपल लेते हैं सीमेंट का, सीमेंट की डिमांड बढ़ रही है मतलब यहाँ पे कहीं पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग या फिर कुछ भी कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा तभी आप सीमेंट की डिमांड कर रहे हैं। तो इसमें आपको अल्टीमेटली क्या लगेगा, आयरन का लगेगा, तो आयरन की इंडस्ट्री पर इस पर इफेक्ट पड़ेगा।
इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, अगर सीमेंट की डिमांड बढ़ती है तो आयरन की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। आपके यहाँ पे स्टील की डिमांड बढ़ेगी। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे क्या कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी भी यहाँ पे क्या होती है, डिमांड यहाँ पर आगे इंक्रीज होती है। तो एक कंपनी के साथ आपकी जो एक इंडस्ट्री है उसके साथ वेरियस अदर इंडस्ट्रीज भी क्या होती है, लिंक होती हैं। तो इसलिए इन्हें हम कहते हैं क्या, कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। इसको कौन मेजर करता है, आपका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो ये क्या है, इंडिकेटर्स है जिसमें यहाँ पर जो ये जो इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स में यहाँ पे जो टाइम पे जो चेंजेस आते हैं उसको यहाँ पे मेजर करता है आपका कौन, IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ओके, तो ये मंथली पब्लिश होता है आपका नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, आपका NSO है। यहाँ पर जो डेटा है वो पूरा मंथली पब्लिश यहाँ पर पूरा डेटा करता है। ओके, तो ये हमारा यहाँ पर एनालिसिस खत्म होता है और अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ पर सभी ने क्वेश्चन का आंसर किया होगा। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि द रेडक्लिफ कमिटी वॉज अपॉइंटेड, रेडक्लिफ कमिटी को क्यों अपॉइंट किया गया था? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। आपका जो ऑप्शन सी है वो सही है। यहाँ पर जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री को डेलिमिट करना था उसके लिए यहाँ पर रेडक्लिफ कमिटी को अपॉइंट किया जाता है। आप देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए रेडक्लिफ कमिटी वॉज अपॉइंटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर सेरिल रेडक्लिफ टू डिलिमिट द बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एज अ रिजल्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ द कंट्री इन 1947। जब हमारा 1947 में क्या होता है, पार्टीशन होता है, तो उस टाइम पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री को डिलिमिट करने के लिए क्या होता है, आपका रेडक्लिफ कमिटी को अपॉइंट किया जाता है। ओके, तो ये था आपका आंसर और आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में करना है। आपको इसका आंसर कल मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए हमारा यहाँ पर सेशन एंड होता है। आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी। अगर आपको किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके, सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ इसे शेयर करना है। ओके, PDF कहाँ मिलेगी आपको, एडुवर्स न्यूज एनालिसिस, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। वहां पर आपको पूरी इसकी फुल PDF एनालिसिस की मिल जाएगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।